नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजेश नेहरा, लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं राजपूत युग पर। तो राजपूत युग की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजपूत युग की शुरुआत होने से पहले भारत का जो साम्राज्य था वो किस तरीके से था। तो ये 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत संपूर्ण साम्राज्य, भारत का जो संपूर्ण साम्राज्य है वो छोटे छोटे अनेक राज्यों में बढ़ जाता है। और यहाँ जो राज करने वाले थे वो अधिकांशतः राजपूत जाति के थे। अतः माना जाता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो भारतीय इतिहास रहा वो राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन समय में जब हम बात करें कि मौर्योत्तर समय, मौर्यों के उत्तर का बाद गुप्त का एक युग था, मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद के युग में देशी राजवंश और विदेशी राजवंश दोनों राजवंशों ने राज किया। तो जब हम देशी राजवंश की बात करें तो जैसे शुंग वंश, कर्णव वंश और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, ये वंश थे। तो विदेशी राजवंश भी भारत में आए और भारत पे राज किया, जैसे इंडो ग्रीक, पर्शियन, शक और उसके बाद कुषाण आए। तो जब लोग सो रहे होंगे और आप इस तैयारी में लगे हुए हो, यानी आप जाग रहे हो, तो आप मान लीजिए कि आपकी सफलता की निशानी ये आप छोड़ रहे हो। तो यह आपकी सफलता की निशानी है कि जब सब सो रहे हो आप जाग रहे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं और कोई भी मत सटीक मत नहीं है, यानी एक मत नहीं है। दोनों मतों पे ही विद्वान एक मत नहीं है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दो जो मत हैं वो एक मत है भारतीय उत्पत्ति, और भारतीय उत्पत्ति को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन और एक प्राचीन क्षत्रियों से माना गया है। तो एक मत है कि अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया गया। तो भारतीय उत्पत्ति के संबंध में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से विद्वान हैं जो भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और प्राचीन क्षत्रियों की संतान इनको मानते हैं। वो हैं G.H. ओझा, हीराचंद ओझा, C.V. वैद और दशरथ शर्मा। ये तीनों विचारक हैं जो प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं, यानी राजपूतों को भारतीय संतान मानते हैं, प्राचीन क्षत्रियों से इनका संबंध बताते हैं। तो इनको ओ से ओझा, C से C.V. वैद और D से दशरथ शर्मा। तो OCD आपका जो की पॉइंट है बना लें। अग्निकुंड से हम देखते हैं। अब अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करने वाले विचारक हैं वो हैं सूर्यमल मिश्रण और चंद्रवरदाई। इन दोनों विचारकों ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है और अग्निकुंड से इन्होंने माना कि 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जिनमें चौहान वंश, चालुक्य सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश और परमार वंश। इस तरीके से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत के विपरीत कुछ विचारक मानते हैं या विद्वान मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हो सकती, ये भारतीय क्षत्रियों की संतान नहीं हो सकते। विदेशी उत्पत्ति के बारे में या विदेशी संतान होने के बारे में कर्नल जेम्स टोड का मत है। कर्नल जेम्स टोड का मत है कि ये जो हैं ये शक या सीथियन से इनका संबंध है। A.V. स्मिथ हैं, ये मानते हैं कि इनका संबंध शक कुषाण से संबंधित है। इस तरीके से ये विदेशी सिद्धांत का समर्थन करने वाले विचारक हैं जेम्स टोड और V.A. स्मिथ। तो TS से इसका बना लें आप, T से टोड और स्मिथ से TS। मेवाड़ का गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा गया है? तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। और मेवाड़ को मेदपाट
प्रागवाट और शिवी, क्योंकि यहाँ शिवी जनपद था तो शिवी भी कहा जाता है। और यहीं पर गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई है। और इस गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में भी दो सिद्धांत या दो मत हैं, वो प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक लिखी है एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और इसमें इन्होंने लिखा कि गुजरात में वल्लभी के एक राजा थे शिलादित्य, जो अरब आक्रमण के समय मारे गए। और उनकी पत्नी, दो पत्नियां थी, तो एक पत्नी पुष्पावती जो उसी समय गर्भवती थी, एक चंद्रावती थी जो कि सिरोही राजस्थान में तीर्थ यात्रा पे आई। और वापसी में इन्होंने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया, और इसी पुत्र का नाम इसी पुत्र ने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। तो मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव, किंतु सर्वाधिक मान्यता जो जिस बात को प्राप्त है वो माना जाता है कि मेवाड़ में हरित ऋषि के गवाले थे कालभोज, और हरित ऋषि ने आशीर्वाद से इस वंश की नींव रखी थी। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं गुहादित्य, और मेवाड़ के गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बप्पा रावल को, और जिसका वर्ष था 728 से 753 ईस्वी। अब पहले शासक जो बप्पा रावल, अब हम देख लेते हैं बप्पा रावल की राजधानी नागदा, और नागदा में इन्होंने शस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर बनवाया। शिव के उपासक थे बप्पा रावल। सोने के सिक्के चलाए इन्होंने। नागदा में 2 मंदिर भी बनाए। बड़ा मंदिर सास का था तो छोटा मंदिर बहू का था। उनके एक सोने के सिक्के पर त्रिशूल का चिन्ह तो दूसरी तरफ सूर्य का अंकन है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बप्पा रावल भगवान शिव के उपासक थे और समय को सूर्यवंशी मानते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उदयपुर में इन्होंने एक लिंगजी नामक स्थान पर शिव के 18 अवतारों में से एक जो लकुलिस का मंदिर बनवाया था, और एकमात्र लकुलिस मंदिर जो मेवाड़ में है, उदयपुर में है। 753 ईस्वी में बप्पा रावल का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट जो शासक हुए वो है जत्र सिंह। बप्पा रावल के पश्चात इस वंश का इतिहास अंधकार में हो गया था, और 13वीं शताब्दी में जब रजिया के पुत्र इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली के शासक थे, मेवाड़ की राजधानी नागदा पे आक्रमण कर इन्हें तहस नहस करने का चाहा, तब मेवाड़ का शासक था जत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। यानी नागदा से इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया मेवाड़ की। और इल्तुतमिश ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जत्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। 1260 में महारावल जत्र सिंह के 1260 में तेज सिंह के समय महारावल तेज सिंह थे। उस समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक मेवाड़ का जो पहला चित्रित ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना हुई थी, और 1302 में मेवाड़ के शासक रतन सिंह को बनाया गया। राव रतन सिंह के समय, जो इनका समय बहुत कम रहा, 1302 से 1303 का समय रहा इनका, रतन सिंह के समय। और सबसे बड़ा शाखा और सबसे पहला शाखा हुआ 1302 में जब रतन सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तो 1303 में दिल्ली के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, और जिसका प्रमुख कारण तुर्की शासक की साम्राज्य या इस शासक की साम्राज्यवादी नीति थी। लेकिन 1540 में एक ग्रंथ लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, पद्मावत नाम का, और इस ग्रंथ में स्वीकार किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी की मात्र साम्राज्यवादी नीति नहीं थी, बल्कि रतन सिंह की पत्नी जो कि पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधवी सेन की पुत्री थी, वो अत्यधिक सुंदर थी, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में रतन सिंह, गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, और रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ जोहर कर लिया, और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। तो मेवाड़ का प्रथम शाखा था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खरीजाबाद रख दिया। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मेवाड़ का क्या नाम रखा गया, तो खरीजाबाद नाम रखा गया। और अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
अब गुहिल वंश के बाद हम जिस वंश की बात करेंगे वो वंश था सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश ने 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब सिसोदा गांव के सामंत हमीर ने अगले 10 वर्षों में पूरे मेवाड़ पे अधिकार कर लिया और सिसोदा गांव का सामंत होने के कारण उसने एक नए राजवंश की नींव डाली जिसका नाम रखा गया सिसोदिया वंश। उसे विषम घाटी पंचानन, हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा भी इनको दी जाती है और उनके समय ही नटनी का चबूतरा बनवाया गया जो कि पिछोला झील के तट पर उदयपुर में स्थित है। हमीर के पश्चात खेता और राणा लाखा नाम शासक हुए और राणा लाखा के समय उदयपुर में जावर की खानें खोजी गई, इसी जहाँ से चांदी निकाली जाती है। और इसी के समय 14वीं सदी में पिच्छू नामक जो एक बंजारे थे, उन्होंने बैल की स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में अकाल पड़ जाता है तो उनकी बैल की मृत्यु हो जाती है। तो बैल की स्मृति में उदयपुर में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह रणमोल राठौड़ की बहन हंसाबाई से तय हुआ था किंतु स्वयं लाखा ने हंसाबाई से विवाह कर लिया और हंसाबाई ने अपने पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त उनके सामने रख दी थी। कुंवर ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की और इसी चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के पश्चात हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ मोक्कल, वो मेवाड़ का शासक बना। मोक्कल की हत्या 1433 में उनके चाचा और मेरा द्वारा कर दी जाती है और मोक्कल के पुत्र कुंभा को भी मारना चाहते थे किंतु मारवाड़ के रणमल राठौड़ और मेवाड़ के राघव देव सिसोदिया ने कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ का शासक बना दिया। राणा कुंभा 1433 से 1468 तक राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाने वाले, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1433 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को प्रथम पराजित किया और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने 1444 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। जो वर्तमान में विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह के रूप में, और इनके वास्तुकार थे वो थे राव जैता। विजय स्तंभ के वास्तुकार राव जैता। विजय स्तंभ के अलावा इन्होंने कीर्ति स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है, मचाना दुर्ग सिरोही में है, बसंती दुर्ग सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में है। इस तरीके से इन्होंने कई महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण करवाया। राणा कुंभा संगीत के भी विद्वान थे और इन्हें अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिया, नृत्य, रतन कोश, सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना की। रसिक प्रिया गीत गोविंद पे भी टिका है। राणा कुंभा के दरबार के प्रसिद्ध शिल्पकार मंडन थे जिसने रूप मंडन और प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन ग्रंथों की रचना की। रूप अवतार मंडन मूर्ति निर्माण से संबंधित है और इसमें मूर्ति निर्माण की पूरी जानकारी मिलती है। मंडन के भाई थे एक नाथा जिन्होंने वस्तु मंजरी नामक पुस्तक की रचना की और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार घोरिणी, द्वार दीपक। कुंभा के दरबारी कवि कान्हा जी व्यास रहे जिन्होंने एक लिंग ग्रंथ लिखा। 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनके पिता की हत्या कर दी तो उदयकरण को पितृहंता के रूप में जाना जाता, मेवाड़ के पितृहंता शासक के रूप में जाना जाता है उदा, जिनका दूसरा नाम उदयकरण है। उदयकरण के बाद रायमल 1509 में इनका देहांत हो जाता है और संग्राम सिंह जो कि 1509 से 1528 हिंदूपत कहलाते हैं, ये 5 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक होता है और 30 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। कुंभा के पुत्र रायमल ने उदा को मेवाड़ से भगा दिया और स्वयं शासक बन गए। रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक था, अतः उसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। 1509 में रायमल का पुत्र संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। राणा संग्राम सिंह जो कि 1509 से 1528 तक शासक बना।
1509 में जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी थे और 1505 में उसने आगरा की स्थापना करवाई थी। 1517 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है, जिसने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। खातौली का युद्ध, खातौली जो कि बूंदी में है, 1518 में, और दूसरा धौलपुर का युद्ध, बारी धौलपुर में है। दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। 1518 से 1526 तक के मध्य राणा सांगा अपने चरम उत्कर्ष पे था। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को भी पराजित कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध मुगलों से होता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ। मुगल शासक बाबर और पठान शासक इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसमें भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी, तो ये इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य 2 बार युद्ध हुआ। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध, जो बयाना भरतपुर में है, सांगा विजयी हो जाते हैं इसमें। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, जो भरतपुर में होता है, खानवा युद्ध में संयुक्त सेना द्वारा लड़ा जाता है। तो मारवाड़ शासक राव गंगा की तरफ से उनके पुत्र मालदेव भाग लेते हैं और इनके नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे जाते हैं। राव गंगा द्वारा बीकानेर की तरफ से कल्याणमल आते हैं और आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा इस युद्ध में भाग लेते हैं। हसन खां मेवाती खानवा युद्ध में सेनापति होते हैं। चंदेरी का मदेनी राय, बागड़ जो कि डूंगरपुर का रावल हैं उदय सिंह, और देवलिया का राव बाग सिंह, ईडर का भारमल और झाला अज्जा। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद युद्ध का नाम दे दिया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर ने गाजी विश्वविजेता की उपाधि धारण कर ली। इस युद्ध में विजय होने के बाद 1528 में राणा सांगा को किसी सामंत ने जहर दे दिया। परिणाम स्वरूप सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा का अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान पर किया गया, जहां सांगा की समाधि या छतरी है। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। जेम्स टोड ने राणा सांगा को मानव शरीर का खंडर या सैनिक भग्नावशेष नाम दिया है। राणा सांगा मीराबाई राणा प्रताप की ताई थी, भोजराज की पत्नी थी। 1525 में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह, विक्रम सिंह और उदय सिंह जो कि 1537 से 72 तक शासक रहते हैं। राणा प्रताप 1572 से 97 तक शासक रहते हैं और अमर सिंह जो कि 1597 से 1660 तक, और करण सिंह जो कि 1620 से 28 तक, और जगत सिंह 1628 से 1652 और राज सिंह 1652 से 1680। इस तरीके से ये क्रम है शासकों का। एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। विक्रम सिंह ने रिश्वत देकर बहादुर शाह को भेज दिया। 1536 में दासी पुत्र बनवीर ने कामोदी महोत्सव के दौरान विक्रम सिंह की हत्या कर दी और दान जो कि बनवीर विक्रम सिंह के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता था, किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया जाता है और उसे सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया जाता है। पन्नाधाय को मेवाड़ के इतिहास में उनकी स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता है। आशा सिंह देवपुरा उदयपुर का पालन, उदय सिंह जो कि जिनको बचा लिया जाता है, उनका पालन पोषण कुंभलगढ़ में आशा सिंह देवपुरा द्वारा किया जाता है। पाली के अखेराज चौहान ने अपनी पुत्री जयंताबाई का विवाह उदय सिंह से कर दिया और 1540 में जयंताबाई ने राणा प्रताप को जन्म दिया। मेवाड़ के सामंतों ने बनवीर को गद्दी से उतारकर उदय सिंह को मेवाड़ के शासक बना दिया जाता है। आरंभ में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु 1545 में कालिंजर आक्रमण के समय उनका उक्का नामक विस्फोटक पदार्थ से शेरशाह की मृत्यु हो गई। तब उदय सिंह ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह ने 1559 में।
उदयपुर सागर झील का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। अकबर ने उदयपुर पे आक्रमण किया इन्हीं के समय, और वो साल थी 1567 से 1568 का। और इस युद्ध में उदय सिंह के सेनानायक जयमल पत्ता ने उदय सिंह को गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया, और मुगल और मेवाड़ सेना में घमासान युद्ध होता है। और जयमल के घायल होने पर वह अपने भतीजी के कंधे पर बैठकर दोनों हाथों से वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ जो कि चतुर्भुज देवता कहे जाते हैं, अकबर ने 30,000 युद्ध बंदियों को मरवा दिया। अकबर के जीवन का ये सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ किस युद्ध में अपनी जो शक्ति थी उसका प्रदर्शन करते हैं, चतुर्भुज देवता कहलाते हैं। अकबर कलंक धोने के लिए जयमल और पत्ता की जो पाषाण मूर्ति है वो आगरा के दुर्ग के बाहर स्थापित करवाई। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1572 में गोगुंदा की पहाड़ियों में उदय सिंह का निधन हो जाता है, और उसके बाद शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा प्रताप पे बात करेंगे और इनके बारे में बहुत से फैक्ट सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए जाग रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप समझें कि ये आपकी सफलता की निशानी है, क्योंकि जब लोग सो रहे हों तो सफल होने वाले इंसान उस समय पढ़ रहे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितनी आपकी मेहनत जानदार होगी, सफलता उतनी शानदार होगी। आप मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।